हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम लोग आरओ और एआरओ की जो 2023 की परीक्षा 11 फरवरी 2024 को होनी है, उसके लिए अपना लगातार जो तैयारी जो है वो बनाए हुए हैं। हिंदी और सामान्य अध्ययन दोनों की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला हम लोग देख रहे हैं, साथ साथ थ्योरी भी पढ़ रहे हैं। हमने अपना सामान्य अध्ययन में 3 सब्जेक्ट के टेस्ट अपना लगाया हुआ है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का। ये हमारा आज का जो टेस्ट है वो है साइंस को लेके। आज हम साइंस के 140 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आज पहले पार्ट में करेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, क्योंकि एक साथ करने से फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन जो उसका होता है वो अच्छे से नहीं पढ़ते, जबकि वो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ठीक है, आज हम लोग साइंस के अपने 50 प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। सो नाउ अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कथन, ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। दूसरा है, ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। तो देखिए, ध्वनि की जो चाल है, माध्यम और घनत्व, माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के घनत्व दोनों पर ही निर्भर करती है। तो ये रही हमारी व्याख्या पहले प्रश्न की कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। वायु में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, बढ़ने पर बढ़ती है तथा घटने पर घटती है। गैसों या वायु में वायु का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। इसी कारण आर्द्र मौसम में दूर तक जाती है और शुष्क मौसम में कम दूर तक जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। कथन है ये आपका। दूसरा कथन है, इंद्रधनुष सुबह पश्चिम तथा शाम को पूर्व दिशा में बनता है। देखिए, एक्चुअली ये बात बिल्कुल सच है कि इंद्रधनुष जो होता है हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। तो जब सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा तो वाकई में सुबह जो बनेगा पश्चिम में, क्योंकि तब सूर्य पूर्व की दिशा में होता है, और शाम को पूर्व दिशा में बनेगा क्योंकि तब सूर्य जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। तो हमारे दोनों ही कथन जो है इसमें सत्य हैं। ये है हमारे दूसरा प्रश्न कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जब सूर्य का प्रकाश जल की बूंदों द्वारा वर्षा विक्षेपण कर दिया जाता है तथा अपवर्तन, परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सम्मिलित प्रभाव से बनता है। सुबह इंद्रधनुष पश्चिम की दिशा में तथा शाम को पूर्व की दिशा में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होगा? तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। तो इसमें 3 के तीनों ही आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है। प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन है आपको बताना है। बोल्टियर सेल, लेक्लेंच सेल, डैनियल सेल, निकलॉह सेल। तो जो प्राथमिक सेल का उदाहरण है वो है आपका 1, 2, 3, बोल्टियर, लेक्लेंच और डैनियल, ऑप्शन ए। देखिए, दिए गए विकल्प में वोल्टियर सेल, लेक्लेंच सेल और डैनियल सेल एक प्राथमिक सेल ऐसी बैटरी होती है, एक प्राथमिक सेल जो होती है वो एक ऐसी बैटरी होती है जिसे एक बार उपयोग करने और त्यागने के लिए डिज़ाइन किया गया है और बिजली से रिचार्ज नहीं किया जाता है, जबकि द्वितीयक सेल की तरह पुनः उपयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर सेल में होने वाली विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती नहीं होती, जिससे सेल अनरिचार्जेबल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति एक खुला और निरंतर वक्र है। दूसरा है, वे उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं।
ये तो सही है आपका। चुंबकीय रेखाएं वे उन ध्रुवों के पास भीड़ भाड़ वाले होते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होते हैं। तो आपसे पूछ रहा कि कौन सा सही है। तो पहला, प्रत्येक पंक्ति एक खुला निरंतर वक्र, ये निरंतर खुला नहीं होता है आपका। एक्चुअली आपका ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही है, पहला हमारा गलत है। देखिए, प्रत्येक रेखा एक बंद और निरंतर वक्र है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। वे कभी एक दूसरे को नहीं काटते। वे उन ध्रुवों के पास भीड़ भाड़ वाले होते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। वे चुंबकीय कंपास सुई को प्रभावित करते हैं। फ्यूज तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होता है। उच्च होता है, आपको बताना है। और आपका दूसरा है कि उच्च कोटि का फ्यूज तार टिन का होता है। तो देखिए, जो फ्यूज तार होता है उसका गलनांक उच्च नहीं होता, उसका गलनांक जो होता है निम्न होता है कि तो जल्दी से जल्दी वो गल जाए, ठीक है। और ये सही है कि वो आपका फ्यूज तार जो होता है वो टिन का बना होता है। तो हमारा इस प्रकार से सत्य कथन केवल बी है। देखिए, फ्यूज ऐसे तार से निर्मित होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, जिससे अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप परिपथ के टूटने से धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। अच्छा फ्यूज तार टिन का बना होता है, परंतु सस्ता फ्यूज तार टिन और सीसा और टिन के मिश्र धातु का बना होता है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लेजर किरणों का उपयोग होता है? लेजर किरणों का उपयोग किस में होता है? तो आंकड़ों के संग्रहण में भी होता है, होलोग्राफी में भी, प्रतिरक्षा में भी, उपयुक्त सभी में होता है। अगला देखते हैं कि विकिरण द्वारा किसी वस्तु की ऊष्मा के क्षय होने की दर, विकिरण के द्वारा किसी वस्तु की ऊष्मा के क्षय होने की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? वातावरण के तापांतर पर, वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, या पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। तो इन सभी पे निर्भर करती है। ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है? दर्पण जो हम देखते हैं वो किसका उपयोग करा जाता है उसको बनाने में, आपको बताना है। तो उसका उपयोग, उसको बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। देखिए, दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और देखें अगर तो अमोनियम नाइट्रेट का उर्वरक बनाने में, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में, फेरिक ऑक्साइड का रंजक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र, सही है ये। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र, ये भी आपका सही है। और एक्यूमुनेटर जो है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने का यंत्र। डायनेमोमीटर इंजन धारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वो ये है एक्यूमुनेटर, क्योंकि ये है विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र, ठीक है। ये विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी घटना का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है? कौन सी इसमें से जो 4 घटनाएं दी गई हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है? देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देना है प्रकीर्णन से संबंधित। दोपहर के समय सूर्य का रंग सफ़ेद दिखाई देना, ये भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, ये भी आपका प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। जबकि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना ये प्रकीर्णन का नहीं होता है, ये होता बल्कि ये होता है व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, ठीक है। बाकी ये तीनों घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं। अगले पेज पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित हो जाती हैं, ये कथन है। कारण है हमारा
विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो आपको बताना है, ए ऑप्शन में कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हाँ, ध्वनि तरंगें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाती हैं तो ये अपरिवर्तित हो जाती है, मतलब परिवर्तित होती हैं, इनमें परिवर्तन आता है, ये कहा जा रहा है। और विभिन्न तापों पर भी ध्वनि की चाल अलग अलग होती है, वायु मतलब गैसों में अलग होती है, सॉलिड में अलग होती है आपकी, है ना। ठोस गैस वायु तीनों में ही अलग अलग होती है, सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। अगला देखते हैं, एक सेकंड, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस ताप पर कोई अर्धचालक एक अचालक की भांति कार्य करने लगते हैं। अचालक मतलब अर्धचालक अचालक की भांति, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जो अर्धचालक होते हैं वो अचालक के रूप में कार्य करने लगते हैं। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई अर्धचालक एक अचालक की भांति कार्य करने लगते हैं। ताप घटाने पर अर्धचालकों की चालकता में कमी आने लगती है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर यह एक अचालक की भांति कार्य करने लगते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है, आपको बताना है। तो वो होता है कार्बोरेटर। अगला है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ताप केल्विन, विद्युत धारा वोल्ट, ज्योति तीव्रता कैंडेला, समतल कोण रेडियन। आपको बताना है। देखिए, ताप सही है, ज्योति तीव्रता सही है, ये भी सही। विद्युत धारा का वोल्ट नहीं होता है आपका, विद्युत धारा का एम्पियर होता है आपका, ठीक है, एम्पियर। अगला है हमारा, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो वस्तु का, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जा रहा तो ऑप्शन दिए गए हैं फिर कि ए वस्तु का भार और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, नहीं, गलत है ये। वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, तो ये भी गलत है। भार बदल जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा, तो ये आपका सही है। भार बदल जाता है, कम हो जाता है आपका, जबकि जो द्रव्यमान होता है वो आपका वही रहता है। अगला है हमारा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से ऐसा होता है। अब पूछा जा रहा है अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है आपका वो सोलर एनर्जी, मतलब आपका ये है आपका नाभिकीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो नाभिकीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन है। 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं और नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है। क्या कारण होता है दूरदृष्टि होने का। देखिए, दूरदृष्टि में होता क्या, हमें नज़दीक की वस्तु नज़र नहीं आती है साफ, जबकि दूर की वस्तु हमें सही से दिखाई देती है। तो इसमें कारण पूछ रहे हैं, होता क्या एक्चुअली, नेत्र गोलक जो होता है वो अल्प अभिसारी शक्ति के कारण। अगला है, वाष्पन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन नहीं है। इनमें जो कारक दिए गए इनमें से कौन नहीं है जो वाष्पन को प्रभावित नहीं करता है, वो आपको कारक बताना है। तो इनमें से देखिए, वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं होता है, जबकि ताप हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पवन वेग, ये सब वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो स्टेथोस्कोप होता है वो परावर्तन पर काम करता है, ध्वनि के परावर्तन पर। अगला देखते हैं कि मोड़ पर चलती कार में बैठे यात्री पर कौन सा बल कार्य करता है। इसमें आपको बल बताना है, कौन सा बल कार्य करता है। तो अपकेंद्रीय जो बल होता है वो कार्य करता है आपका। देखिए, किसी मोड़ पर चलती कार में बैठे यात्री पर अपकेंद्र बल कार्य करेगा, क्योंकि
व्यक्ति का शरीर केंद्र से बाहर की ओर झुक जाएगा। जब वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर कोई बल कार्य करता है तो उस बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है? केपलर का कक्षाओं का नियम, केपलर का क्षेत्रफलीय वेग का नियम, केपलर का परिक्रमण कालों का नियम या न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो केपलर का क्षेत्रफलीय वेग का नियम। देखिए केपलर का द्वितीय नियम, जिसे क्षेत्रफलीय वेग का नियम भी कहते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है। इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। अगला है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो ये किया था कैवेंडिश ने। ठीक है। अगला है निम्नलिखित माध्यमों में से किस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? आपको बताना है किस में सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की चाल। तो ये इनमें जो दिया गया उसमें से पारा में सबसे अधिक होगी। ये देखिए ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है परंतु निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकंड और पारा में 1450 मीटर प्रति सेकंड तथा अल्कोहल में 1213 मीटर प्रति सेकंड होती है। उपयुक्त सभी माध्यमों में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको व्यक्त किया गया। ये जो चीज़ें एक आइडियल फेज जो रखा गया है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नापा गया है कि किसमें कितना हो सकता है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। निम्नलिखित किरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे कम है? आपको बतानी है सबसे कम क्षमता किसकी है। तो ये हमारी अवरक्त विकिरण की। देखिए इसमें उपयुक्त सभी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इन किरणों में सर्वाधिक वेधन क्षमता जो होती है वो एक्सरे की, जबकि सबसे कम क्षमता अवरक्त विकिरण की, क्योंकि एक्सरे की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है और अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो बड़ी होती है। अगला है 26 नंबर प्रश्न। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? चालक की लंबाई व तापमान पर। बिल्कुल सही। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, बिल्कुल इस पे भी करता है। चालक के पदार्थ पर, इन सब पे निर्भर करता है ये प्रतिरोध जो होता है। नाभिकीय, अगला प्रश्न है नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रदरफोर्ड को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपको बताना, सही सुमेलन बताना। इसमें टेकोमीटर वायुयान की गति मापने का यंत्र, स्पीडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों का विश्लेषण, एनीमोमीटर और वॉटमीटर। आपको इसमें बताना है सही सुमेलित कौन सा है। तो इसमें से जो सही सुमेलित है वो सिर्फ ये है कि वायुयान की गति मापने का यंत्र जो है वो है टेकोमीटर। देखिए टेकोमीटर से वायुयान की गति मापी जाती है, स्पीडोमीटर से गतिमान वाहन की गति मापी जाती है, एनीमोमीटर से वायु के वेग के बल का मापन, वॉटमीटर से विद्युत शक्ति की माप करने वाला ये यंत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंचाई बढ़ने के साथ जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ही घटता चला जाता है। इसी कारण से पूछा जाता है ना कि कुछ पकाना है तो ऊपर ऊंचाई पे कुछ पकाने में समय ज़्यादा लगता है क्योंकि वहाँ का क्वथनांक जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रेशर जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, क्वथनांक जो होता है वो घटता जाता है। प्रेशर भी घटता है और आपका क्वथनांक भी घटता है। वायु दाब जैसे जैसे घटता है वैसे क्वथनांक घटता चला जाता है। अगला देखते हैं, कथन और कारण है हमारा। अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, ये कथन है। कारण है वायुमंडल में अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो अपरिवर्तित होकर अपनी दिशा से हट जाती हैं।
ठीक है, तो आपको बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है। कथन और कारण दोनों गलत हैं, ऑप्शन ए। बी है कथन सही है कारण गलत है। सी है कथन कारण दोनों सही हैं। या डी कथन कारण दोनों सही, कथन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता, ये कहा गया है। तो आप बताना है इसमें कौन सा सही है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है, कथन और कारण देखिए दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी आपकी कर रहा है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा कि विद्युत बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है, आपको बताना है। तो ये भरा जाता है ऑर्गन नियॉन के साथ, ये आपकी नाइट्रोजन के साथ ऑर्गन भरी जाती है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। तो ये होता है हाइड्रोजन का, और इसमें पॉल्यूशन भी नहीं होता है, इसीलिए इसको भविष्य की ऊर्जा भी कहा जा रहा है कि भविष्य में हाइड्रोजन ऊर्जा ही सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अगला देखते हैं। घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयोग होने वाला उदासीन तार सामान्यतः किस रंग का होता है। घर में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाली जो हम फिटिंग होती है उसमें पूछा जा रहा है उदासीन तार कौन सा होता है उसमें। तो उसमें जो उदासीन तार होता है वो ब्लैक होता है। ये देखिए, घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयुक्त जीवित या विद्युतमय तार जो होता है वो लाल रंग का होता है जिसमें करंट होता है। उदासीन तार काले रंग का, और भू तार जो अर्ध वायर होता है वो ग्रीन कलर हरे रंग का होता है आपका। अगला प्रश्न है हमारा, अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अर्धचालक है कुछ उसमें अशुद्धियां मिला दें तो उसकी जो चालकता पे होगा वो क्या प्रभाव पड़ जाएगा, तो उसकी जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। अगला देखते हैं कि समुद्र के जल का रंग नीले रंग का दिखाई देना प्रकाश के किस गुण का उदाहरण है। तो ये हमारा प्रकीर्णन का उदाहरण होता है, प्रकीर्णन का। अगला देखते हैं, अम्ल के संबंध में क्या असत्य है। तो अम्ल विद्युत का सुचालक होता है कहा जा रहा है। तो विद्युत का सुचालक ये तो सत्य है आपका, ये सत्य नहीं है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो ये भी सही है आपका। अम्ल भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है हमारा लाल लिटमस अम्ल जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, नहीं यही आपका गलत है। देखिए अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो तथा जिन्हें आंशिक या पूर्णतः धातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। तो यहाँ पे नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करता है, और कॉपर सल्फेट कीटाणुनाशक के रूप में, तो ये आपका सही है, ये भी सही है। साइट्रिक अम्ल दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, ये हमारा सही नहीं है। अगला है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्साइड मिट्टी की अम्लता दूर करने में काम आता है। साइट्रिक अम्ल ये गलत है, ये धातुओं को साफ करने में, साइट्रिक अम्ल जो है धातुओं को साफ करने में काम आता है। अगला देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है। कोलाइड का उदाहरण नहीं है आपको बताना है। तो नदी का गंदा जल, कोलाइड जिसमें मिक्सअप जो हो वो एक दूसरे से आप अलग, मतलब एक तरीके से आप उसे पहचान ना पाओ अलग अलग रूप में,
ठीक है, लेकिन नदी का गंदा जल आप पहचान लेते हैं, देख लेते हैं। कोलाइट का उदाहरण अगला देखते हैं। ये देखिए आप, कोलाइट दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। इसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह स्थायी होता है। स्थिर छोड़ देने पर इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। नदी का गंदा जल जो है निलंबन का उदाहरण है, जिसमें छोटे आकार के कणों के पदार्थ विलायक में अघुलनशील होते हैं और नग्न आंखों से दृश्य होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। तो देखिए, एसिटिलीन तो फलों को पकाने में किया जाता है। आपका जो विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है वो हमारा होता है ग्लिसरॉल का निर्माण, ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के निर्माण में। लुक, एथिलीन, इसका प्रयोग पॉलीथीन, मस्टर्ड गैस और निश्चेतक के रूप में होता है। एसिटिलीन का प्रयोग जो है आपका वो धातुओं को काटने, जोड़ने में एवं कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में होता है। मिथाइल अल्कोहल जहरीली शराब होती है। इसका प्रयोग कृत्रिम रंग बनाने तथा वार्निश आदि के रूप में होता है। ग्लिसरॉल जो होता है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG बनाता है, जो एक शक्तिशाली विस्फोटक है। TNG एक शक्तिशाली विस्फोटक है। इसका उपयोग डायनामाइट एवं अन्य विस्फोटक बनाने में किया जाता है। नाउ वी लुक नेक्स्ट क्वेश्चन। अपमार्जकों के संबंध में क्या असत्य है? बताइए। यह कठोर जल से कपड़े धोने के काम आता है। इसकी अधिकता नदियों में जाकर प्रदूषण करती है, क्योंकि यह जैव निम्नीकरणीय नहीं होते, या इन्हें बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, या साबुन की अपेक्षा इसमें आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है। तो अपमार्जकों के संबंध में आपको असत्य बताना है। तो इसमें से जो असत्य है, इन्हें बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ये हमारा गलत है। बाकी ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। नॉन डिग्रेडेबल होते हैं ये डिटर्जेंट जो होता है, तो ये प्रदूषण भी करता है नदियों में। देखते हैं कि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित C++, Mg++, कैल्शियम ++ और मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई अविलीय अवक्षेप नहीं बनते। इन्हें बनाने के लिए कच्चा माल वनस्पति तेल से प्राप्त होता है। साबुन के निर्माण के लिए कच्चा माल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अन्य सभी कथन जो है अपमार्जक के संबंध में सही हैं। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? वनस्पति तेल से, ठीक है। जबकि साबुन के निर्माण के लिए कच्चा माल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, अपमार्जक के लिए वनस्पति तेल से। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन नहीं है? तो हमारा जो बैकलाइट है वो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। देखिए कैसे, देखिए थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, और इसमें गुण यह जो होता है वो सदैव विद्यमान रहता है। जबकि जब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है, ये है थर्मोप्लास्टिक। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? वह है प्लास्टिक जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, परंतु इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, टेफ्लॉन आदि जो है वो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं ये। जबकि जो आपका बैकलाइट, ग्लिप्टल, बीटल और थर्मोसेटिंग आदि जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं, जो एक बार गर्म होने पे तो आपको मुलायम हो जाएंगे, ठंडा करने पे कठोर हो जाएंगे, जबकि वो दोबारा नहीं हो पाएंगे, आपको पुनः मुलायम नहीं बना सकते आप इसको फिर गर्म करने के बाद। एक ही बार गर्म करने पे मुलायम होते हैं, ठीक है।
और जबकि थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो जब ठंडा करेंगे तो ये मुलायम, गर्म करेंगे मुलायम हो जाएगा, जबकि और ठंडा करने पे ये कठोर हो जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक के साथ आप गर्म करेंगे हर बार वो मुलायम हो जाएगा, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ही बार, जब पहली बार गर्म करने पे ये मुलायम होगा, जबकि अगली बार आप चाहे कितनी बार भी गर्म करिए ये मुलायम नहीं होगा। ठीक है, तो बैकलाइट है इसके उदाहरण थर्मोप्लास्टिक के आपके, बैकलाइट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आपके बैकलाइट, ग्लिप्टल, बीटल आदि। ठीक है, और जो आपके थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं जो आपके, वो हैं आपके ये पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन नायलॉन और टेफ्लॉन। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता। जर्मन सिल्वर में तो ये एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता जर्मन सिल्वर में। देखिए, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकल पाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन एवं मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। आपको सत्य बताना है इसमें से, नहीं, वो समभारिक कहलाते हैं। ऐसे तत्व, दूसरा है ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न होता है वो समस्थानिक कहलाते हैं, नहीं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। समान परमाणु संख्या वाले जो होते हैं वो आपके समान परमाणु संख्या वाले समभारिक कहलाएंगे। समान परमाणु क्रमांक वाले जो होते हैं वो आपके समस्थानिक, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, नहीं, समस्थानिक ही दोनों में इसमें था, एक मिनट कन्फ्यूजन हो गया मुझे, शायद कुछ समस्थानिक ही कह रहे, तो ये दोनों ही गलत हैं एक्चुअली इसमें। ठीक है, ये दोनों ही आपके गलत हैं इसमें, उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है इसमें। ठीक है, नाउ लुक, उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। जिनके समान हो क्रमांक, जो परमाणु संख्या बता रहे, जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते परमाणु द्रव्यमान समान हो वो समभारिक कहलाते हैं, जैसे आर्गन, पोटेशियम तथा कैल्शियम समभारिक है। समस्थानिकों के रासायनिक जो गुण होते हैं वो समान होते हैं, जबकि समभारिकों के रासायनिक गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है, आपको बताना है। लोहे का जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। सही है ये आपकी बात, असत्य पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है, कौन सा कथन असत्य है। नहीं, ये ऑक्सीकरण है। तो लोहे के संरक्षण के लिए ऑक्सीजन या वायु की उपस्थित नमी आवश्यक है, उपस्थित तथा नमी आवश्यक है संक्षारण के लिए। और लौह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इसका जो आपका कौन सा असत्य है इसमें, आपका तीनों के तीनों ये असत्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक्चुअली ये मुझे यहाँ तीनों ही सही लग रहे हैं, सत्य लग रहे हैं, क्योंकि देखिए जंग लगना ऑक्सीकरण के कारण होता है और वायु की उपस्थित आवश्यक होती है लोहे के संक्षारण के लिए, तभी तो वो नमी लगना वो जंग लगना स्टार्ट होती है। और परत बैठाने के लिए गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे आई थिंक असत्य की जगह यहाँ पे आप सत्य लिख लीजिए, यहाँ असत्य नहीं होना चाहिए, सत्य पूछ रहे हैं तो ये तीनों ही आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ये असत्य नहीं, यहाँ गलत लिखा हुआ है समथिंग। व्याख्या देखते हैं, कंफर्म हो जाएगा। देखिए आप इसकी व्याख्या, उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। वायु और नमी की उपस्थिति में लौह धातु का संक्षारण होता है, जिसमें लोहे की सतह पर फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड की भूरे रंग की परत चल जाती है। उसमें सत्य ही पूछा गया था और ये तीनों ही सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न हमारा 45 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। आपको सत्य बताना है कि प्रोड्यूसर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। 2 है वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है।
थर्ड है कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होती है। और तीसरा ही एक बार और दिया इन्होंने, चौथा 4 नंबर लिख लीजिए यहाँ पे, ये प्राकृतिक गैस में प्रमुख घटक तत्व जो होता है वो एथेन होता है। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा सत्य है, सत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी आपका सही है बिल्कुल। देखिए प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस में जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, जबकि प्राकृतिक गैस में 83% मीथेन पाई जाती, ना कि एथेन। ठीक है, प्रमुख गैस तो फिर क्या हुई प्राकृतिक गैस में हमारी, मीथेन हुई। और एथेन की मात्रा कितनी होती है, 16%। तो और जो दो कथन जो सही थे वो दोनों कथन सही है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, और प्राकृतिक गैस में मीथेन 83% और एथेन 16%। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सिल्वर से अर्जेंटाइट, मैग्नीज पायरोलुसाइट, टिन कैल्कोसाइट, कॉपर कैल्वेराइट। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है, तीसरा और चौथा जो है ये सुमेलित नहीं है। देखिए आप, क्यूप्राइट, एजुराइट, कैल्कोसाइट, कॉपर का अयस्क है ये। क्यूप्राइट, एजुराइट, कैल्कोसाइट, ये क्या है, कॉपर का अयस्क है। सोने के अयस्क जो हैं वो कैल्वेराइट एवं सिल्वेनाइट्स है। टिन का अयस्क कैसिटेराइड है। सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट और फेसर सल्फेट। इसको आपको सूची को इससे मिलान करना है। देखिए दिखाते हैं आपको, ऑप्शन पे चल के मिलाते हैं इसको। हमारा देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कास्टिक सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वॉशिंग सोडा होता है, जिंक सल्फेट सफ़ेद कशिश होता है, और फेरस सल्फेट जो हरा कशिश होता है। और ऑप्शन इसका जो आगे दिया गया है, एक सेकेंड, तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा जो ऑप्शन, वो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस धातु की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। तो ये तांबा की अधिकता से हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन, लौह चूर्ण अमोनिया गैस बनाने में प्रयोग होता है, निकल वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में यूज होता है, ये सही है दोनों। सिल्वर चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, ये गलत है हमारा। 1 और 2 हमारा यहाँ सही है। अगला देखते हैं कि महंगे कांच पात्र के निर्माण हेतु कौन से कांच का प्रयोग जो होता है वो किया जाता है, आपको बताना है। तो महंगे कांच को निर्माण के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो शीशा क्रिस्टल कांच का प्रयोग किया जाता है, शीशा क्रिस्टल कांच। तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले जो 50 क्वेश्चन और हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।